वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले साल के पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके CBT 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT 1 में देखिए 40 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से बनेंगे, इसलिए हमने आपको पार्ट वाइज सब कुछ हल कराना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा जीके और जीएस सीरीज का 5वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 4 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग प्लेस में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। रेलवे के देखिए ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होकर के आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, क्या आप इन 40 क्वेश्चन में से पिछले एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से आप लोग 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। टाटा टोपे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो टाटा टोपे ने कहाँ से किया था? टाटा टोपे ने नेतृत्व किया था कानपुर से। उनके साथ में नाना साहब भी थे। तो नाना साहब और टाटा टोपे दोनों ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। वीर सावरकर तो 1857 में नहीं थे, 1947 की क्रांति में इनका योगदान था। तो सही ऑप्शन होगा बेगम हजरत महल। आपके एग्जाम में और भी एक क्वेश्चन बनता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और टाटा टोपे का भी पूछता है, तो टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत, टाटा टोपे का था रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, टाटा टोपे ने कानपुर से नाना साहब भी थे। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आप चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में लगी आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर होता है BA, जहाँ पर B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और A क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की आपसे SI इकाई पूछी है, तो सही ऑप्शन होगा वेबर। ठीक है, फैराड किसकी होती है? फैराड होती है धारिता की। हेनरी किसकी होती है? ये होती प्रेरकत्व की। और पास्कल किसकी होती है? पास्कल होती है दाब की। तो इस प्रकार से आपको SI इकाई को भी याद करके चलना है। तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक नाम दिख रहा होगा, चार्ल्स विल्किंस। इसके नाम पे आगे देखिए चार्ल्स भी लगा देता है और विलियम विल्किंस भी लिख देगा। तो अंग्रेजी अनुवाद जो है भगवत गीता का किया था, कब किया था? 1785 में किया था। एक नाम आपको यहाँ पर और दिख रहा होगा, विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने कई धार्मिक जो हमारी पुस्तकें हैं हिंदू ग्रंथ की, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराना स्टार्ट किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर गीता का भी अनुवाद हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर सर विलियम जोन्स का भी योगदान आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगर भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा तो चार्ल्स विल्किंस या फिर विलियम विल्किंस को भी आप लोग याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, आपको बताना है। तो इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। नई वाली करंट अफेयर से आपको अपडेट कराते चलेंगे। तो राजीव कुमार जो हैं इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि 2022 से लगातार बने हुए हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही होती है। तो सही ऑप्शन होगा C वाला। निर्वाचन आयोग जो है किस आर्टिकल में रखा गया है? तो निर्वाचन आयोग को 324 से लेकर के 329 नंबर आर्टिकल तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। निर्वाचन आयोग कब बना था, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो 25 जनवरी 1950 को बना था।
ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस भाग में रखा गया निर्वाचन आयोग को, तो भाग नंबर 15 में। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन आपके निर्वाचन आयोग या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर जो है, जो कि वाणिज्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये किस देश में बनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो सुएज नहर बनी थी 1869 को, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर की लंबाई है। और ये किसको किसको जोड़ती है, ये लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है, उसी के बीच में जो है ये बनाई गई है। तो मिस्र ने इसका 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी के लिए खोल करके इससे टैक्स वसूली चालू कर दी। तो कब बनी थी, 1869 को बनी थी। यूरोप और एशिया को जो है वो ये सुएज नहर जोड़ती है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 6वां नंबर, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं रॉकेट के लिए, रॉकेट छोड़ने के लिए इंजन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, इससे ढेर सारी एनर्जी जो है पैदा होती है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। आपसे देखिए पुस्तकालय भी पूछेगा और आपसे संग्रहालय भी पूछेगा। तो पुस्तकालय सही ऑप्शन होगा, कोलकाता में है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में कोलकाता में बनाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय है आपका नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय पुस्तकालय पूछेगा तो कोलकाता में है। ये दोनों बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो आपको बताना है कौन सा वायरस है ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो इस वायरस का नाम है माइक्रो वायरस। ये 1995 में आया था, जो कि अगर आपके सिस्टम में घुस गया तो आपको कुछ भी एडिट नहीं करने देगा। तो वायरस का नाम है माइक्रो वायरस, ठीक है। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1995 में इसने सबसे पहले अटैक किया था। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, उड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किसके सुधार से था, ये आपको बताना है। तो उड के आदेश पत्र कहें या फिर उड का घोषणा पत्र कहें या उड डिस्पैच नीति कहें, इसको बनाने का काम किया था चार्ल्स उड ने। और ये किस क्षेत्र की थी, ये शिक्षा से संबंधित थी, जो कि कब बनाई गई थी, 1854 में बनाई गई थी। ये सन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और उस समय किसका कार्यकाल था, उस समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उड के द्वारा ये शिक्षा नीति को बनाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी भी आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उड के आदेश पत्र को या फिर उड के घोषणा पत्र को, क्योंकि उड ने जो कहा था शिक्षा के क्षेत्र में कि जो प्राइमरी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वे होनी चाहिए मातृभाषा में, और फिर उच्च शिक्षा जो होनी चाहिए वे इंग्लिश में होनी चाहिए। जबकि इसके पहले जो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति लाई थी उसमें प्रारंभिक स्तर से ही इंग्लिश को थोप दिया गया था। इसलिए उड का घोषणा पत्र जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लेकर के आया था। अब नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक फंगस। तो सैप्रोफाइटिक फंगस क्या होता है, ये एक प्रकार का फंगस होता है जो मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाता है। तो एक प्रकार का ये सैप्रोफाइटिक फंगस जो होता है ये मृतोपजीवी कवक होता है। तो मृतोपजीवी कवक इसमें से कौन सा है, पेंसिलियम है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला ऑप्शन। तो जहाँ पर सड़े गले चीज होंगे वहीं पर ये पेंसिलियम उगता है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 1 EB किसके बराबर होता है, आपको बताना है। तो देखिए 1 EB आपसे पूछे, 1 KB पूछे, 1 MB पूछे, 1 GB पूछे, ये किसके बराबर होते हैं, ये सब की लिस्ट मैंने आपको बगल में लगा दी है। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी EB पूछा जा रहा है, कभी आपसे TB पूछा जा सकता है, कभी GB पूछा जा सकता है। तो ये सब आपके एग्जाम में बार बार घुमा कर एक क्वेश्चन पूछता है। तो EB का मतलब होता है एक्जाबाइट, ठीक है। तो एक्जाबाइट पूछा गया आपसे कि 1 एक्जाबाइट किसके बराबर होती है, तो बराबर होती है 1024 PB के। और PB क्या होता है, पेटाबाइट होती है। तो ये सब कुछ आपको एक बार आप लोग लिस्ट को देख लीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए से तैयारी कर लीजिए। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है,
यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते थे। अगर आपसे सिर्फ पहले महासचिव पूछता तो आपको तुरंत सही कर देना था। त्रिंगवेली ऑप्शन में अगर आपके होता तो आप त्रिंगवेली सही कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग याद करके रखते हैं। त्रिंगवेली नॉर्वे के थे, 1946 से लेकर के 1952 तक उनका कार्यकाल था। ये पहले महासचिव थे। लेकिन अभी आपके प्रश्न में कह दिया गया कि जो अफ्रीका से संबंध रखते हो तो वे कौन थे। तो सही ऑप्शन होगा बुतरस घाली ये थे। और कब बने थे ये? 1992 से लेकर के 1996 तक इनका कार्यकाल था, जो कि अफ्रीका के मिस्र से संबंध रखते थे। तो अफ्रीका का पूछ करके थोड़ा से क्वेश्चन जो है आपका ये कठिन कर दे। ये चाहता है कि आप सभी जो यूएनओ के महासचिव हैं उसे आप याद करके रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उन 3 नदियों में से आपको से एक नदी नहीं है जो उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण में उत्तरदायी है। तो सीधे सीधे आपसे नदियां पूछ रहा है, आपको नदियों की पहचान आनी चाहिए कि कौन सी उत्तर भारत की है, कौन सी दक्षिण भारत की है। तो सिंधु नदी हमारी उत्तर भारत की है, गंगा भी उत्तर भारत की है और ब्रह्मपुत्र भी उत्तर भारत की है। तो कौन सा एक नहीं है उत्तर भारत की? तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी, ये दक्षिण की नदी है। तो सही ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्वे के स्वालबोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो आपके एग्जाम में देखिए आर्कटिक का भी पूछता है और अंटार्कटिका का भी पूछता है। आर्कटिक हमारा महासागर जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर की ओर, और अंटार्कटिका जो है वो साउथ में पड़ता है। तो आर्कटिक में जो बनाया गया है वो मात्र एक बनाया गया है, हिमाद्री, याद रखिएगा। जब आपसे अंटार्कटिका में पूछेगा तो उसमें आपको सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री बना है, उसके बाद मैत्री बना और फिर लास्ट में भारती बना है। तो अंटार्कटिका में पूछें तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन रखेगा। अगर आपसे आर्कटिक में पूछता है तो मात्र वहाँ पर एक बनाया गया हिमाद्री नाम से, वहाँ पर एक स्टेशन है, वहाँ पर शोध किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वैसे रचनाएं सारी की सारी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अभी हम लोग इसको काट करके अपडेट कर लेते हैं, 2024 कर लेते हैं। तो 24 में बताइए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, क्योंकि अभी 2024 वाली जो होनी है वो आपका 18 से 19 नवंबर के आसपास जो है वो 2024 में शिखर सम्मेलन होगा G20 का, जिसकी मेजबानी करेगा ब्राज़ील देश। तो आप लोग अपडेट हो जाइएगा, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ब्राज़ील, जो कि रियो डी जनेरियो में इसका नेतृत्व होगा। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में G20 की मेजबानी की है इंडिया ने, भारत ने मेजबानी की है, याद रखिएगा। तो जब भारत ने मेजबानी की थी तो G20 में 20 देश आपके होते हैं, मतलब कि 19 देश प्लस एक आपका यूरोपीय संघ होता है। तो यूरोपीय संघ, अभी जब भारत ने मेजबानी की थी तो यहाँ पर एक और संघ जुड़ गया। अब जो हो गया है वो अफ्रीकी संघ और जुड़ गया। तो अभी G20 जो है वो G21 बन गया है, समझ गए आप। तो हमने आपको डाटा से अपडेट करा दिए हैं। 2024 वाला कहाँ पर होगा? 2024 वाला ब्राज़ील में होगा। 2023 का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2023 का इंडिया में हुआ है और वहाँ पर अफ्रीकी संघ को जो है वो G20 के अंतर्गत डाल दिया गया है। ये पुराना डाटा था तो इसे आप लोग भूल जाइए। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दिसंबर 2020। तो एक काम करते हैं, इसे भी अपडेट करते हैं, 2024 यहाँ पर लिखते हैं। अब बताइए 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ये आपको बताना है। नए वाले से आपको अपडेट होकर चलना पड़ेगा। तो इस समय जो कोच हैं वो क्रेग फुलटन कोच हैं, ठीक है। अभी इनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो क्रेग फुलटन जो है, इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है वो PR श्रीजेश का नाम चल रहा है कि उनको जो रिटायर हुए हैं हमारे गोलकीपर, उनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाने की बात चल रही है। लेकिन अभी जो है इस समय क्रेग फुलटन जो है
वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। तो सब कुछ आपको अपडेट करना है। पुराने थे ग्राहम रीड, जो कि आपको अब याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी दक्षिण के क्षेत्र में डेक्कन के पठार में पाई जाती है, और डेक्कन का पठार जो है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास पड़ता है। तो मुख्यतः अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो ले जाता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये बेसाल्ट की चट्टानों में पाई जाती है। बेसाल्ट की चट्टानें डेक्कन के पठार के पास ही हैं, और यहाँ पर कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं वो स्थान ले जाते हैं कपास का उत्पादन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, कस्टूम म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपका गोवा में स्थित है। तो ये भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में रियर मिरर जो है वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वाहन में आपने देखा होगा आपके साइड मिरर होता है और रियर मिरर होता है, जो कि पीछे की गाड़ियों को देखने का काम करता है। तो पीछे अगर बड़ी गाड़ी होती है तो उसे छोटा बना करके वो मिरर आपके सामने रखता है। तो मिरर होता है उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछे दाढ़ी बनाने में ENT के जो हमारे डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला वाले, या फिर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें? ENT का डॉक्टर जो होता है दाढ़ी बनाने में, और आपका जो गाड़ी की हेडलाइट होती है आगे वाली जिससे प्रकाश फैलता है, वे सभी आपके अवतल दर्पण से बने होते हैं। और यदि आपसे रियर मिरर की बात करेगा तो वो आपका उत्तल दर्पण से बना होता है। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अंतरिक्ष में इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वे कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये आपकी है अहमदाबाद गुजरात में है। 11 नवंबर 1947 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद गुजरात में अंतरिक्ष खगोल की जो भौतिकी है, सौर विज्ञान की जो भौतिकी है, उन सभी भौतिकियों का अनुसंधान करने के लिए ही अहमदाबाद गुजरात में ये प्रयोगशाला लगाई गई थी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो आपको मालूम है महारत्न कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका 3 वर्षों का कारोबार जो होता है, उनका औसत जो होता है वो 25,000 करोड़ का है अगर, तो वे कंपनियां जो हैं वो महारत्न की श्रेणी में आती हैं। तो 25,000 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो महारत्न कंपनियों में आ जाएंगी। और इस समय जो है महारत्न कंपनियों की संख्या जो है 13 है, जिसमें आप जानते होंगे सेल है, भेल है, गेल है, NTPC है, ONGC है, और आपके ऑप्शन में रखा गया है IOCL, ये भी आपकी महारत्न कंपनी है। इसका नाम है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, यह महारत्न कंपनियां हैं। और नीचे आपके 3 ऑप्शन जो लिखे गए हैं, हाल, BSNL, MTNL जो है आपकी, ये नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां महारत्न कंपनियों से छोटी कंपनी होती हैं, और नवरत्न कंपनियों की इस समय जो संख्या है वो लगभग आपकी 25 है, और महारत्न कंपनियां जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो हमारा है वो किसको जो है चिकित्सीय लाभ नहीं देता है, मेडिकल सुविधा नहीं देता है। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को तो देता है, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्मचारियों को भी देता है। बहुराष्ट्रीय निगम जो कंपनियां हैं जो एक देश से अधिक देशों में अपना कारोबार करती हैं, जैसे सैमसंग हो गई, कोको कोला कंपनी हो गई, नोकिया कंपनी हो गई, इनके जो हैं कर्मचारी कई देशों में काम करते हैं, तो उनको जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है वो चिकित्सीय लाभ नहीं देता है। तो सही ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो कंपनियां हैं इनको नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है? तो अभी तो आपको
सेंटीग्रेड में तो याद ही होगा। तो किस ताप पर पूछा, तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो जल का अधिकतम घनत्व होता है। लेकिन अब ये 4 डिग्री तो आपसे पूछा नहीं डिग्री में, तो केल्विन में अगर आपको चेंज करना है तो 273 आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा डिग्री में। तो 73 4 कितना हो गया, 277। 277 केल्विन जहाँ पर लिखा हो तो उसे केल्विन में चेंज करके आप जल के घनत्व को सही कर दीजिए। तो इस प्रकार से थोड़ा से घुमा करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। तो 1947 के पहले हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगे झंडे को फहराया था और ये घोषणा की थी कि नेक्स्ट जो हमारा 26 जनवरी 1930 आएगा उस दिन हम लोग जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर के लगातार 1947 तक हम लोग जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आए। फिर आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोगों ने 15 अगस्त को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। और जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया कि बनकर के तैयार तो हमारा 26 नवंबर को हो गया था 1949 को, लेकिन लागू किया हमने 26 जनवरी को, ताकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था तो उसी को डेट को लेकर के हमने 26 जनवरी 1950 से फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी इसकी। तो सही ऑप्शन था 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस कहते थे इसे। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सन को लेकर के। बहुत लोग याद तो रखते हैं कि 1 मई तो है, लेकिन कब है, 2016 को है। उज्ज्वला योजना आप जानते हैं मुफ्त में गैस कनेक्शन या फिर गैस सिलेंडर देने की योजना जो है वो उज्ज्वला योजना आपकी थी। कब स्टार्ट की गई थी, 1 मई 2016। ठीक है, 1 मई 2015 को भी एक योजना आपकी स्टार्ट की गई थी। उस योजना का नाम था उजाला योजना, जिसमें एलईडी बल्ब जो हैं सस्ते दामों पर दिए जा रहे थे। तो 1 मई 2015 को उजाला योजना और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना, ये दोनों योजनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारी पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच समयांतर कितना होता है। मतलब कि थोड़ा से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, अब ये पृथ्वी का अगर हम क्षैतिज देखेंगे, क्षैतिज अगर एक रेखा खींचे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, तो अगर सूर्य इसके पास में आता है और इसके ऊपर जाता है या फिर इसके नीचे जाता है, तो यहाँ पर अगर हम सूर्य बना लेते हैं और यहाँ पर सूर्य बना लें, ठीक है, तो सूर्य को देखिए क्या कह रहा है, क्षितिज के ऊपर गुजरने पर हमारे पृथ्वी पर जो छवि देखने को मिलती है उसके बीच का समय आपसे पूछा है। तो देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो सूर्य का प्रकाश जो है, अगर सूर्य अस्त भी हो गया है, मान लीजिए ये अस्त हो गया, तो अस्त हो गया, लेकिन इसका जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो पृथ्वी को मिलता रहता है। उसी प्रकार से उदय का होता है, उदय होने से पहले भी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो समय का अंतर होता है वो 2 मिनट का अंतर होता है इसमें, क्योंकि वायुमंडल में ढेर सारे परतें हैं जिसके कारण जो है ये 2 मिनट का डिफरेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है ये कौन करता है। तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा धन विधेयक की चर्चा जो है किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 110 के ए में जो है वो धन विधेयक की बात की गई है। तो धन विधेयक, अगर कोई विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है तो वो धन विधेयक हो जाएगा। उसको आप राज्यसभा ले जाएं या फिर राष्ट्रपति के पास ले जाएं तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा में ये पास हो चुका है तो सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है
वो राजा अकबर ने नहीं करवाया था। तो आगरा का किला तो करवाया है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी कराया है, बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो सही ऑप्शन होगा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो अकबर ने नहीं कराया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं आपको बताना है। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं वो अग्नेय चट्टानें होती हैं। अग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी के मैग्मा जो ठंडा होकर के जो चट्टानें बनती हैं वे अग्नेय चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिसमें आपका ग्रेनाइट भी आता है और आपके एग्जाम में बेसाल्ट भी पूछ सकता है। तो बेसाल्ट की चट्टानें हो गई या ग्रेनाइट या फिर आपका बिटुमिनस कोयला, ये सभी अग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी चट्टानों में आपका चूना पत्थर आता है। चूना पत्थर आपका अवसादी चट्टानों से मिलकर बना होता है। और लिग्नाइट कोयला जो होता है ये भी आपका अवसादी चट्टानों में आता है। अगर हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानें, तो कायांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट आपका आएगा। तो ग्रेफाइट से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेफाइट आपका कायांतरित में है और ग्रेनाइट आपका अग्नेय में है। और संगमरमर भी याद रखिएगा, संगमरमर की जो चट्टानें होती हैं वे भी आपकी कायांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल हैं। तो ये सब कुछ आपको देख करके चलना है, इसीलिए आपको ये पेपर कराया जा रहा है ताकि आप कुछ नए क्वेश्चनों को तैयार कर सकें। अर्थ आवर जो है ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। अर्थ आवर प्रोग्राम जो है ये 2007 में शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य ये था कि हमको जो ऊर्जा की खपत है इसको कम करनी है और साथ ही साथ में पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो इसके लिए अर्थ आवर मतलब होता है अर्थ के लिए हमको 1 घंटा देना है। तो पर्यावरण या फिर पृथ्वी के लिए 1 घंटा देने के लिए रात में 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में हमको सारे अपने विद्युत उपकरण, लाइट, पंखा सब कुछ बंद कर देना है और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी सी पहले 1 घंटा शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ाना है ताकि ऊर्जा से जो पृथ्वी को लॉस हो रहा है उसको रिकवर किया जा सके। तो ये अर्थ आवर 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया गया था पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसका लक्ष्य ऊर्जा की बचत नहीं है, इसका लक्ष्य यह है कि पृथ्वी को हमको सेव करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, आपको बताना है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो इधर से गंगा नदी जाती है और ब्रह्मपुत्र, दोनों को जब मिलाप होता है तो वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि सही ऑप्शन होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बीच का संगम में सुंदरवन नामक डेल्टा बनता है। सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा है कि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए उस डेल्टा का नाम जो है वो सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस सन के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1964। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन कर दिया। 1964 के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। सबसे पहले हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था वो 1950 से 1951 में पहला हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया था। फिर लगातार हम लोग इसे बजट के साथ में प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन 1964 में इसे अलग कर दिया गया। फिर बजट से 1 दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाने लगा। तो 1 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपने पिछले साल आर्थिक गतिविधियां की हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाती है बजट से 1 दिन पहले, और बजट में जो है उसके बाद 1 दिन बाद बजट पेश किया जाता है। उससे आने वाले 1 वर्ष में आप क्या करने जा रहे हैं वो बजट में चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से 1964 में से 1 दिन आगे पीछे कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FPTP, मतलब जो पहले पास होगा वही पोस्ट कर दिया जाएगा। इसको हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। मतलब समझिए इसका मतलब ये है कि कहीं पर मान लीजिए कि 1000 वोटिंग हो रही है, 1000 वोट हैं, डालने वालों की संख्या मान लीजिए कि डालने आए सिर्फ 500 लोग, डालने आए 500 लोग, और मान लीजिए कि 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं। अब 500 वोटों में से किसी को मान लीजिए 100 वोट मिले,
किसी को मिले 80, किसी को मिले 20, किसी को मिले 25, तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वही विजयी मान लिया जाएगा। कोई 50% का आंकड़ा नहीं रखा गया कि 500 लोग डालेंगे तो 50% वाले को ही विजयी माना जाएगा, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा, उनमें से 10 लोगों में जो सबसे ज़्यादा पाएगा वही जो है चुन लिया जाएगा। इसलिए लिखा गया ना, फर्स्ट पास दी पोस्ट, जो पहले पास कर ले जाएगा उसे ही हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। तो ये नियम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये आपका लागू कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर सब लागू होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में ये सब लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है मथुरी लोक नृत्य इसमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी जो लोक नृत्य है ये जनजाति का डांस है। तेलंगाना में ये डांस होता है जनजातियों के द्वारा। और कब किया जाता है? जब बरसात का मौसम होता है उस समय ये डांस किया जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 होगा ये। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला तो कंफ्यूज कराया है सिर्फ आपको। तीसरा वाला लिखा गया ट्रिटिकम एस्टिवम, ये होता है आपका गेहूं का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। जी मेज लिखा गया है। जी मेज जो होता है ये भुट्टा का होता है, भुट्टा जिसे हम लोग मक्का भी कहते हैं। तो ये मक्का का है आपका वैज्ञानिक नाम, ये गेहूं का है, और ये आपका हरी मटर का पूछा गया है। तो अब थोड़ा डीप भी आपसे पूछने लगा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली का नाम आपको याद है? कैसे याद आता है? 1761 में आपको मालूम है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मराठों के बीच में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुई थी। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो किस देश से आया था ये? अफगानिस्तान से आया था। तो याद रखिएगा 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो राज्य वर्ष में 1920 में सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो अभी इसे चेंज कर लेते हैं, अभी लेटेस्ट लेकर चलते हैं 2023 और 24 का आंकड़ा जो है। सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो इस समय जो है वो महाराष्ट्र हो गया है। ठीक है, लगातार मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादक में आगे चल रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आपका आंकड़ा आया है उसमें महाराष्ट्र आगे हो गया है। कुछ दिक्कत आ गई मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में, तो मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। लेकिन आप लोग इस डाटे को, हर साल ये डाटा चेंज होता है, जैसे 22-23 में चेंज हो गया, 23-24 में। तो जिस राज्य में अच्छी खेती हो जाएगी सोयाबीन की वहाँ पर उत्पादन बढ़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर चला था, अभी महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। नेक्स्ट ईयर फिर से मध्य प्रदेश आगे जा सकता है। तो सोयाबीन को कहते हैं हम लोग पीला सोना। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि काला सोना किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखने का प्रयास करिएगा कि काला सोना किसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो है उसका प्रतिपादन का श्रेय जो है ये किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है डेविड रिकार्डो को। तो डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक सुलाभ का नियम दिया था कि किसी देश में अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ का और किसी देश में उसका उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर करके एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत जो है व्यापार से संबंधित था। किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। तो डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं। आपने इन 40 क्वेश्चन में क्या आप लोग 26 से 27 क्वेश्चन तक करने का प्रयास कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आपका स्कोर इससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है,
इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। एक एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें 26 से 27 क्वेश्चन सही कर सकता था। अगर आप उस श्रेणी में अभी नहीं आ रहे हैं तो ढेर सारे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, पिछले साल के पेपर लगाइए, करंट अफेयर से अपडेट होइए और इन सभी क्वेश्चनों में आपको महारत हासिल करनी है, इसलिए आपको ये पिछले साल के पेपर करा रहे हैं। तो पहले आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? एक हिंट आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि भारत जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापक सदस्य था। तो अभी आप लोग इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा जीएस और जीके सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, उसमें ढेर सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके देखिए 10+2 वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, दोनों के आपके देखिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोनों लोग इसी पेपर की तैयारी करिएगा, क्योंकि यही जो पेपर आपका हुआ था वो 10th वालों और आपका ग्रेजुएट दोनों के लिए जो था वो CBT 1 का पेपर जो था वो सेम था। तो ठीक है, तो इस दोनों के लेवल में आपको ये तैयारी करनी है। कोई ये ना सोचे कि ये ग्रेजुएट का है तो हम नहीं करेंगे और 10+2 का है तो हम नहीं करेंगे। दोनों के लिए पेपर जो था वो पिछले बार CBT 1 का एक साथ हुआ था। तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।